दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाकर जरूर से देखना, तभी आप पार्ट 2 को समझ पाएंगे। तो यार हमारे पिछले वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे हमने एंड किया था कि जो हमारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो हमारे हार्ड सरफेस के ऊपर लिखे जाते हैं और ऐसे होते हैं आपके इंक्रिप्शंस। तो अब चलो आगे स्टडी करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शंस डेट टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो, यानी कि 2250 साल पहले आपका जो इंस्क्रिप्शन था ये लिखा गया था। एंड वॉज फाउंड इन कांधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूरल नेम अशोका। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारा राजा अशोका था उसने इस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था। और कब लिखवाया था? इसको लिखवाया था 2250 साल पहले। और दोस्तों यहाँ पे चलो अब आगे देखते हैं। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8 व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। अब बच्चों आप सभी को यहाँ पे एक बात और बताता है कि जो हमारा अशोका है ये राजा के बारे में आप चैप्टर 8 के अंदर स्टडी करेंगे। और एक बात यहाँ पे और बताता है, जैसे आपका ये इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर जो ये वर्ड लिखे हुए हैं ना ये तो आपको समझ में नहीं आ रहे, बट इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। तो आप इस वर्ड को याद रखना। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और शाइन्स। तो यहाँ पे बताता भी है कि जो हमारी स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है। एक तो हमारे लेटर और एक हमारे साइंस। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को मेनली स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस बताता है। तो चलो मैं भी आपको इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बोलता है कि जैसे आज के टाइम पे हमारा क्या होता है, जैसे ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी, ऐसे हमारी ABCD होती हैं। तो ये तो हमारी हो गई स्क्रिप्ट, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के अंदर हमारी सिर्फ ABCD इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर हमारे साइंस भी इंक्लूड हैं। जैसे कि हमारे प्लस का साइन हो गया, माइनस का हो गया, डिवाइड का हो गया, मतलब कि ये सभी चीज़ें हमारी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? स्क्रिप्ट के अंदर। अब लैंग्वेज क्या होती है? अब मैं जैसे इसको पढ़ रहा हूँ ABCD, तो ये हमारी क्या हुई? लैंग्वेज। तो अब आप इनके बीच का डिफरेंस मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। दिस इंस्क्रिप्शंस वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे बताता है कि जो ये आपका इंस्क्रिप्शन था ये 2 अलग अलग भाषाओं के अंदर और 2 अलग अलग स्क्रिप्ट्स के अंदर आपका लिखा गया था। अब बताता है कि कौन सी वो आपकी भाषा थी। दिस इंस्क्रिप्शन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज, ग्रीक टॉप एंड अरामिक बिलो। अब बताता है कि जो आपकी ये ऊपर वाली थी ये तो थी आपकी ग्रीक और नीचे वाली थी आपकी अरामिक, ठीक है। आप याद रखना है इसको। विच वर यूज इन दिस एरिया, और यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ की गई थी। वैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हमारे लिए है, तो आप इसको बारे में याद रखना कि अशोका ने इसको कब लिखवाया था। और इसके अंदर जो ऊपर वाला था वो तो हमारा ग्रीक के अंदर था और नीचे वाला हमारा अरामिक के अंदर था। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है हमको किसी हार्ड सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ लिखते टाइम। और एक बात और बताते हैं कि क्या कोई बेनिफिट होता है ऐसी हार्ड सरफेस के लिखने के ऊपर। तो यार बेनिफिट तो हमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये चीज़ हमारी बहुत लंबे टाइम तक रह पाती हैं और ईजिली नहीं मिट पाती। बट यहाँ पे डिफ़िकल्टी भी हमको ओबेसी बातें होती होगी, क्योंकि यार स्टोन के ऊपर लिखना कोई आसान बात नहीं होती, ऐसे किसी मेटल के ऊपर भी बहुत मुश्किल से लिखा जाता है। तो चलो अब आगे स्टडी कर लेते हैं। देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट। और ऐसे ही बताता है कि हमारे जो पास्ट था, हमारा जो समय बीत चुका है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती थी। दोज स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट। अब जो इन सभी चीज़ों को स्टडी करता है, जैसे हमारा इंस्क्रिप्शन हो गया, इन पोर्ट्स हो गए, हमारे कॉइन्स हो गए, उसको स्टडी करने वाले को हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। वो क्या करता है? जो भी हमारे पुराने टाइम के सामान मिलते हैं, जैसे हमारे इंस्क्रिप्शन हो गए, हमारे पोर्ट्स हो गए, हमारे कॉइन्स हो गए, उनको स्टडी करता है और फिर उनसे डिटेल लेके हमको बुक्स के अंदर प्रोवाइड करता है और वैसे भी बताता है। They study the remains of building made of stone, bricks, painting and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find out weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bones, baked clay or metals. Objects that are made of hard, imperishable substance usually survive for a long time.
तो बच्चों यहाँ तक आपको बताता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स बची होती हैं उनसे भी कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, और साथ में जो हमारे पत्थर होते हैं पुराने टाइम के हमें मिलते हैं, कुछ ईंटें मिलती हैं, कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें पुराने टाइम की मिलती हैं उनको वो इकट्ठा करते हैं और उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हमें प्रोवाइड करते हैं। अब आगे ये भी बताता है कि वो ये काम भी करते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ की सरफेस हो गई, इसके अंदर डिग करते हैं यानी कि खोदते हैं, और नीचे खोद कर उन टूल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे पुराने टाइम के अंदर लोग यूज़ किया करते थे, और सिक्कों को भी ढूंढते हैं जो कि वो कॉइन उस टाइम पे यूज़ किया करते थे, क्योंकि उन्हें उनसे भी बहुत कुछ जानने को मिल जाता है। फिर आगे बोलता है जो वो ऑब्जेक्ट उनको मिलते हैं उनमें से कुछ तो हमारे स्टोन के बने होते हैं, कुछ हमारे बोन के, कुछ हमारे मिट्टी यानी क्ले के, और कुछ हमारे मेटल के, और जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हमारे हार्ड और मजबूत होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे रह पाते हैं हमारी अर्थ के अंदर। और यहाँ पे एक बात और बताता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बोन्स यानी कि हड्डियों को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं जो कि हमारे पुराने जानवर की यहाँ पे रह जाती हैं। To find out what people ate in the past, plant remains survive far more rarely. If seed of grains or pieces of wood have been burnt, they survived in charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारे मानो ये हमारे प्लांट के कोई भी पार्ट हो गया तो यार बहुत कम चांस होते हैं कि वो हमारा इस टाइम तक सर्वाइव कर पाए, लेकिन वो सर्वाइव कर सकता है अगर उसके साथ क्या चीज़ हो जाए, अगर वो जला हुआ हो तो उसकी जो राख होती है वो हमें इस टाइम तक भी मिल सकती है। तो वो उस राख को ढूंढने की कोशिश करते हैं और बहुत कम ऐसे चांस हुए हैं कि जो हमें प्लांट के कोई सीड और पार्ट उस टाइम के अब तक मिले हैं। और यहाँ पे एक बात और बताता है कि क्या आपको लगता है कि हमें कोई क्लॉथ मिला है, जो भी वो क्लॉथ कितना इजीली हमें मिल गया हो, क्योंकि आपको ये तो पता है कि जो हमारा क्लॉथ है वो प्लांट के पार्ट से ही बनता है और वो हमारा अर्थ के अंदर डिकम्पोज भी हो सकता है। अब चलो यहाँ पे आपको कुछ बताता है कि ये तो आपका पोर्ट्स है, और ये पोर्ट आपका कब मिला था, ये मिला था आपका 4700 साल पहले जो आपका पोर्ट ये यूज़ किया जाता था, अब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिला है। अब जो राइट साइड में आपको बताता है एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, ये आपका पुराने टाइम का क्या था, सिल्वर का कॉइन। तो आप देखो यार कैसी कैसी इनकी इमेज है। अब बताता है कॉइन सच एज दिस वन वीयर इन यूज़ फ्रॉम अबाउट 2500 एगो, और ये हमारे 2500 साल पहले यूज़ किए जाते थे ऐसे सिक्के। देखो यार इनकी कोई शेप तो नहीं है, इनकी शेप तो कुछ ऐसी है, आप देखो एक बार इसको चेक करो। तो चलो अब आगे स्टडी करते हैं। इन वट वेज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो आज के टाइम में आपके कॉइन यूज़ किए जाते हैं और उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे, इनमें कितना डिफरेंस है? क्योंकि जो आज के हमारे कॉइन हैं वो गोल है और उस टाइम के कुछ ऐसे थे, और यहाँ पे अलग अलग टाइप की फिगर्स थी, और हमारे आज के कॉइन पे कैसी फिगर्स हैं। तो यार देखो आप कितना अमेजिंग लगता है ये। अब आगे स्टडी करके देखते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफ्टन यूज द वर्ड सोर्सेज टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मनुस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शंस आर्कियोलॉजिस्ट। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या चीज़ करते हैं। तो यार वो एक काम करते हैं, जैसे कि हमें इंस्क्रिप्शंस थे, हमारे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, ये हमारा कोई हमें मनुस्क्रिप्ट मिल गई, उससे इन्फॉर्मेशन मिली, हमें किसी बोन से या फिर किसी कोई पोर्ट वगैरह से इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमारी वो इन्फॉर्मेशन तो हमारी इन्फॉर्मेशन है ही, लेकिन जो जिन चीज़ों से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये सभी चीज़ें, इन सभी को हम मिलाकर क्या बोल देते हैं, सोर्स। ठीक है, आप इस वर्ड को हिस्ट्री के अंदर समझना। सोर्स का मीनिंग होता है हमें जिस भी चीज़ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमारा इंस्क्रिप्शन भी हो सकता है, मनुस्क्रिप्ट भी, हमारा कोई पोर्ट भी, कॉइन भी, या फिर कुछ भी हो सकता है, जो भी कोई पेंटिंग तक भी हो सकती है। तो ठीक है, आप सोर्स वर्ड से अब समझ जाना। तो चलो अब आगे समझते हैं। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकेम एन एडवेंचर। और यहाँ पे बताता है एक बार हमें कोई भी सोर्स मिल जाए तो हमारा पास्ट के बारे में जानना बहुत ही एडवेंचरस हो जाता है। As we reconstruct it bit by bit, so historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. अब बच्चों आपने डिटेक्टिव के बारे में तो मूवीज़ के अंदर सुना होगा, वो क्या करते हैं, हमारे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ढूंढता है क्लूज़ की वजह से। और अब ऐसे ही हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो भी यही काम करते हैं, जो ये हमारी सोर्स हैं सब उसके लिए क्या होती हैं, क्लू होती हैं। तो इन सब क्लूज़ को देख के वो पास्ट के बारे में पता लगाता है और इन्फॉर्मेशन को निकालता है और फिर हमें बता देता है। तो अब आप हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का वर्क भी समझ चुके हैं और आप ये भी समझ चुके हैं हमारी सोर्सेज क्या चीज़ें होती है और पुराने टाइम में क्या क्या चीज़ें, जैसे हमारे कॉइन्स किस टाइप की यूज़ किए जाते थे और कैसे हमें पता लगा कि हमारे पास्ट के अंदर ये चीज़ें कैसी थी और क्यों कैसे कैसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका पता लगाया। तो चलो अब यहाँ पे एक
हमारे अगले टॉपिक को एक बार आपको और बताता हूँ, जो हमें बोलता है वन पास्ट और मैनी, यानी कि आपको क्या लगता है कि हमारा पास्ट एक था या फिर बहुत सारे पास्ट थे। तो अब चलो आपको इसको इसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बात बताता है कि जो हमारी बुक का नाम है, क्या आपने उसको ध्यान से देखा? उसके अंदर ये बोलता है अवर पास्ट, यानी कि जो हमारा पास्ट वर्ड है इसको प्लूरल फॉर्म के अंदर लेके जाता है। वो इसीलिए लेके जाता है क्योंकि दोस्तों वो आपको समझाना चाहता है कि जो हमारा पास्ट था वो अलग था अलग अलग लोगों के लिए, यानी कि जो हमारे किसान थे उनके लिए पास्ट अलग था, और जो हमारे यानी कि जो हमारे जानवरों को चराते थे उनके लिए हमारा पास्ट अलग था, और जो हमारे राजा थे उनके लिए हमारा पास्ट अलग था। अब आगे आपको यही बात यहाँ पे बताएगा। जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स। यहाँ पे बताता है कि जो हमारे जानवरों को चराते थे यानी कि पशुपालन करते थे, और जो हमारे किसान थे वो अलग थे बिल्कुल हमारे राजाओं से और रानियों से। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। और जो हमारे व्यापारी थे उनके जीवन अलग थे हमारे जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, यानी कि जो कुछ ना कुछ बनाते हैं नया उनसे। एंड सो ऑन, ऐसे ही हमारी प्रोसेस आगे चलती जाएगी। ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे बताता है कि ये बात हमारी आज भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर लोग अलग अलग टाइप का कल्चर फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइसलैंड्स गेट देयर ओवन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फ्रेश प्रोड्यूस। और यहाँ पे बताता भी है कि जो हमारे इंडिया में यहाँ पे हमारा एक अंडमान आइसलैंड है, इसके ऊपर जो रहते हैं वो आज के टाइम पे भी क्या करते हैं, अपने फूड को हंटिंग, फिशिंग और ऐसे तरीके से लेते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़ डिपेंड ऑन दी अदर्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड। और यहाँ पे एक बात और बताते हैं कि जो भी हमारे लोग सिटी के अंदर रहते हैं वो और लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड को लेकर। डिफरेंस सच एज दिस एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल। और ऐसा ही जो हमारा डिफरेंस था हमारे पास्ट के अंदर भी रहता था, और आज भी ऐसा कैसा डिफरेंस हमारी सोसाइटी के अंदर है। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। और इससे छोड़ के हमारे और भी काइंड के डिफरेंस हो सकते हैं। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड बैटल्स दे फाउट बिकॉज दे कीप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। और यहाँ पे बताता भी है कि हमें हमारे राजाओं के बारे में तो सब कुछ पता है, क्योंकि वो जो भी अपनी लड़ाई लड़ते थे या फिर कोई भी बड़ा काम करते थे तो वो उसको ज़रूर लिखवाते थे। Generally, ordinary people such as hunter, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did। और ऐसे ही अगर मैं आपसे अपने व्यापारियों और जो हमारे किसान थे यानी कि जो हमारे छोटे मोटे काम करते थे उनकी बात करूं तो यार वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, वो अपना कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे। जैसा कि आप आज भी देख सकते हैं कि जो हमारे रिच पीपल होते हैं वो अपनी हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, और जो हमारे छोटे मोटे काम करते रहते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कोई भी अपना रिकॉर्ड नहीं रखते। मतलब कि ये चीज़ हमारी आज भी ऐसे की ऐसी कंटिन्यू है। While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown। और यहाँ पे बताता भी है कि जो हमारी आर्कियोलॉजी है वो हमारे काफ़ी हद तक तो मदद करती है उनके बारे में जानने के लिए और उनकी लाइफ्स के बारे में जानने के लिए, बट यार अभी भी हमारी हिस्ट्री के अंदर कुछ हमारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। तो चलो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं, जो हमें बोलता है व्हाट डू डेट्स मीन। और जो हमारी आप हिस्ट्री के अंदर अब डेट्स पढ़ते हैं उन डेट्स का क्या मतलब होता है, तो उन डेट्स का मतलब हम इस पैराग्राफ के अंदर अब जानने वाले हैं। तो चलो फटाफट से जान लेते हैं। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. This year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि अगर कोई भी आपसे डेट पूछेगा तो आप क्या बता दोगे, कोई डेट बता दोगे या कोई साल बता दोगे या कोई मंथ बता दोगे या फिर कोई प्रॉपर डे बता दोगे। आप बोल दोगे भाई 2000 या फिर कुछ समथिंग ऐसा ही बोल दोगे। तो यार यहाँ पे आपको बताना चाहता है कि जो भी आपकी डेट हैं ये कब से काउंट होना स्टार्ट हुई। तो यार जब से जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हुआ है ना, इसके बाद से हमारी डेट काउंट होना स्टार्ट हुई हैं। क्योंकि और ये जीसस क्राइस्ट अब कौन था, ये था द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो हमारा क्रिश्चियन धर्म है उसका क्या था, ये फाउंडर था हमारा जीसस क्राइस्ट। सो 2000 मीन 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पे बताता भी है अगर आप किसी को बोलते हो भाई 2000 ईयर तो इसका मतलब है कि 2000 साल बाद जीसस क्राइस्ट के। अब आगे आपको बताता है
All dates before the birth of the Christ are counted backward and usually have the letter BC। अब आपको बताता है कि जो भी डेट हमारे जीसस क्रिस्ट के बर्थडे से यानी पहले वाली रही हैं उनको हम बोलते हैं BC। और वो BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट, यानी कि जो हमारा क्रिस्ट था उसके पैदा होने से पहले वाली डेट्स। एडिड ऑन In this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point। अब बताता है कि जो हमारी ये बुक है इसके अंदर हम 2000 को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानकर और इससे पीछे वाली डेट्स को मेंशन करेंगे। तो आप इस बात को याद जरूर रखना, ठीक है। अब आगे आपको कुछ लेटर और डेट्स के बारे में भी बताता है, तो चलो एक बार उसको ऊपर भी देख लेते हैं। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट। अब बताता है कि BC का मतलब तो आपको पता लग चुका है कि इसका मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट के बर्थडे से पहले वाली डेट्स। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट। अब बच्चों आप सभी को बताता है कि आगे चल के आपको ये वर्ड भी मिलेगा AD। अब इस AD डेट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपको बताता है कि ये हमारा लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है एनो डोमिनी। अब इसका मतलब यार होता है कि जो हमारा ईयर था जब हमारे जीसस क्रिस्ट का क्या हुआ था, बर्थडे हुआ था, यानी कि जिस ईयर के अंदर हमारे जीसस क्रिस्ट थे उसी ईयर के अंदर वाली डेट्स को हम किससे मेंशन करेंगे? AD के साथ में। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। ऐसे ही जो हमारा 2012 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं AD 2012। समटाइम्स CE इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD एंड BC इंस्टेड ऑफ BC। अब आपको बताते हैं कि कुछ टाइम क्या होगा, जो आपका AD है उसकी जगह तो हम यूज़ कर लेंगे CE, और जो हमारा आपका BC है उसकी जगह यूज़ कर लेंगे BCE। अब इन लेटर्स का मतलब क्या होता है? द लेटर CE स्टैंड फॉर द कॉमन एरा। अब बताता है जो हमारा CE का मतलब होता है कॉमन एरा, यानी कि जो कॉमन है, एंड BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, जो हमारा कॉमन एरा है उससे पहले वाली बात। वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया वी बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो। अब बच्चों आप सभी को बताते हैं कि अब जो हमारे क्रिश्चियन वाली डेटिंग है ये अब सभी वर्ल्ड के अंदर, सभी कंट्रीज़ के अंदर मेनली यूज़ होने लगी हैं। बस कुछ कंट्रीज़ ऐसी बची हैं जिनके अंदर अभी यूज़ नहीं करते। और बताता भी है कि हमारे इंडिया के अंदर भी ये 200 साल पहले हमारी यूज़ होना स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए हम इसी को फॉलो करते हैं। और इसलिए हम जो हमारा इस क्रिस्ट के बाद वाला है उसको बोल देते हैं कॉमन एरा, और जो पहले वाला है उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। और कुछ बार आपका BP वर्ड भी यूज़ हो सकता है, इसका मतलब होता है आपका बिफोर प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट से पहले वाली डेट्स की बात। फाइंड 2 dates mentioned on page 3 which set of the letters would you use for them। अब बताता है कि जो आपके पेज नंबर 3 के ऊपर डेट्स दी गई हैं उनके आप जाके देखो और आप कौन सा वर्ड उनके लिए यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे। तो अब मैंने आपको डेट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा दिया है, अब उसको जाकर खुद से जाके चेक करना। अब इसको मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब जाके कुछ और हमारे फैक्ट्स को यहाँ पे जानते हैं एल्सवेयर के अंदर। तो चलो दोस्तों, अब बारी आती है हमारी कुछ फैक्ट्स को जान लेने की। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस, मैनी ऑफ दिस वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स have changed over the time. So how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process known as decipherment। अब बच्चों आप सभी को बताता है कि आपने ये तो पढ़ लिया कि जो आपके इंस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है, वो हमारे हार्ड सरफेस के ऊपर लिखे जाते हैं, उसके अंदर हमारी स्क्रिप्ट भी होती है और लैंग्वेज भी होती है। लेकिन आप ये बात यहाँ पे भूल गए कि जो हमारी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है वो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यानी कि हमारी पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी और संस्कृत लिखी जाती थी, अब हमारी हिंदी आ गई है, इंग्लिश भी आ गई है। लेकिन पहले हमारी कुछ और टाइप की भाषाएं थी, उनको हम प्राकृतिक भी थी हमारी, और भी बहुत सारे टाइप की यहाँ पे भाषाएं थी। तो आपको कैसे पता चलता है कि उन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर क्या लिखा है, जबकि इनके ऊपर तो दूसरी भाषा के अंदर चीज़ें लिखी हैं जिनको लोग अभी नहीं जानते। तो उस प्रोसेस को जानने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेसीफरमेंट। अब इस डेसीफरमेंट का यूज़ करते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। तो ठीक है, आप इस बात को समझ लेना। अब आगे आपको बताता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ द डेसीफरमेंट्स कम फ्रॉम इजिप्ट, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर एगो। अब बताता है कि जो सबसे अच्छे वाली स्टोरी है ना आपकी डेसीफरमेंट्स की, वो आपकी इजिप्ट के अंदर से मिली थी।
और उसने क्या बताया कि 5000 साल पहले आपके इजिप्ट के अंदर राजा और रानी होते थे। रोसीटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ द इजिप्ट एंड हेयर अन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड। अब बताता है कि कोई रोसीटा नाम का टाउन आपके जो इजिप्ट है उसके नॉर्थ साइड में बिल्कुल नॉर्थ कोस्ट के पास में है। एंड हेयर आपको बताता है कि एक इंस्क्रिप्शन उनको मिला स्टोन के ऊपर विच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स। और उसके ऊपर 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेज के अंदर क्या था, इंस्क्रिप्शन था। एक तो थी हमारी वहाँ पे ग्रीक और दूसरी थी हमारी, यहाँ पे बताता है कि जो हमारी दूसरी लैंग्वेज थी वो हमारी इजिप्शियन टाइप की थी, जो हमारी पुराने टाइम में इजिप्शियन के अंदर लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। स्कॉलर्स हु कुड read Greek figured out the names of the kings and queens were enclosed in a little frame called a कार्टोच। अब आप सभी को बताता है कि जो हमारे इंसान ग्रीक भाषा को पढ़ सकते थे उन्होंने उस इंस्क्रिप्शन की ग्रीक भाषा को पढ़ लिया और वहाँ पे जो राजा और रानी के नेम थे वो एक ऐसे फ्रेम के अंदर लिखे हुए थे जिसको उन्होंने बोला है कार्टोच। तो आप इस वर्ड को भी याद रखना। They then placed the Greek and the Egyptian signs by side and identified the sounds for which the Egyptian letter stood। अब बताता है कि इन्होंने ग्रीक के और जो इजिप्शियन के वर्ड थे उनको साथ साथ में रखा और जानने की कोशिश करी कि इन दोनों वर्ड का एक दूसरे के साथ में क्या कॉम्बिनेशन है और क्या मतलब निकलता है। तो उसकी वजह से उन्होंने इजिप्शियन वर्ड्स को भी जान लिया और वो पूरे इंस्क्रिप्शन को ईजिली पढ़ पाए। As you seen, a loin stood for L and the bird for A। अब बताता है कि उनके ऊपर ऐसे कुछ चित्र बने थे, जैसे आपका लोयन था तो उसका मतलब था L, और अगर आपकी बर्ड का चित्र बनाना था तो बर्ड का मतलब था यहाँ पे A। तो ऐसे कुछ है उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन को डिकोड किया, यानी कि कोड डिकोडिंग का काम उन्होंने यहाँ पे किया। Once they knew what the letter stood for, they could read other inscriptions as well। और ऐसा सब कुछ जानने के बाद उन्होंने और इंस्क्रिप्शंस को भी स्टडी कर लिया जो कि वहाँ पे मिले और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी मिले। अब यहाँ पे आपको बोलता है एक अच्छी सी बात, और बोलता है आप इमेजिन करो आपको किसी आर्कियोलॉजिस्ट से मिलना है तो आप कौन से क्वेश्चन उससे पूछना चाहोगे। तो बच्चों आप मेरे को भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से क्वेश्चन उससे पूछना चाहोगे। तो एक बार फटाफट से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी की। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 ईयर एगो, यानी कि हमारी खेती कब स्टार्ट हुई थी, 8000 साल पहले। आप इस बात को याद रखना। और जो हमारी पहली सिटी थी दी फर्स्ट सिटी ऑफ इंदस 4700 एगो, जो हमारी पहली इंदस की सिटी थी वो कब हुई थी, 4700 ईयर एगो। और जो हमारी सिटी ऑफ गंगा थी वैली और हमारी जो बिग किंगडम थी मगधा वो कब आई थी हमारी, वो आई थी 2500 ईयर एगो। आप इसको याद रखना, इन दोनों के डिफरेंस को, और हमारी खेती को भी याद रखना। अब बताता है जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा कब है, हमारा 2000 AD को हम क्या लेते हैं, प्रेजेंट यानी कि AD, और साथ में हम इसको बोलते हैं CE यानी कि कॉमन एरा। और AD का मतलब मैंने आपको बताया था कि एनो डोमिनी, और इसका मतलब होता है हमारा इन द ईयर ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी कि जिस टाइम पे हमारा जीसस क्रिस्ट है उस ईयर को हम कंसिडर करते हैं हमारा AD। तो दोस्तों ऐसे मैं आज के चैप्टर का एंड करता हूं और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सबके लिए जल्दी लेके आऊँगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।